नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग खुशफहमी में कि अमेरिका को ठीक कर देंगे। देखिए, हम लोग देश प्रेमी लोग हैं, लेकिन सच को तो हम नहीं झुठला सकते ना कि हम अमेरिका को टाइट कर देंगे, अमेरिका की हम ऐसी तैसी कर देंगे। ये सब नासमझी की बातें हैं। आप अपनी तुलना अमेरिका से इस सेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक बात हमेशा तर्क देते हैं तमाम लोग कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जी और दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि अपना माल इधर बेचना पड़ेगा बिकॉज जी ऑफ मार्केट। जी ये यहां तक बात फैक्ट है, यहां तक फैक्ट है। इसके आगे जब आप ये कहते हो कि हम सबसे बड़े बाजार हमारी मजबूरी है, तो आप मुझे बताओ ना कि आपके यहाँ परचेजिंग पावर कितनी है किसी व्यक्ति की। आपका मार्केट जरूर बड़ा है, लेकिन आपका जो ग्राहक है वो उतना अमीर नहीं खरीदने है। वाले के पास ही पैसा नहीं है, ये कह रहे हैं एग्जैक्ट, आप। यस। 70% आईफोन इस भारतवर्ष में लोन पर है, पता है आपको ये? 70%। आप पूछ लीजिए जिसके पास आईफोन हो, तो 10 में से 7 लोग बताएंगे यहाँ ईएमआई पे है। ये डेटा है, ये मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, ये डेटा है। तो लोग, सरकार तो कह रही है कि 100 करोड़ मोबाइल हम लोग बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, और देश जो है इससे आगे कोई है नहीं दुनिया में, और आप हम उल्टी लोग बात। हम नहीं, हम तो असेंबल करके बेच रहे हैं। नो, बिल्कुल, हम हमारे यहाँ असेंबली यूनिट लगी हुई है। नहीं नहीं, भारत में ही 100 करोड़ लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, तो भारत बड़ा देश तो हो गया ना कंज्यूमर 70 कंट्री। करोड़ लोगों ने लोन पे लिया है ना, 100 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों ने लोन पे लिया है। परचेजिंग पावर देखिए, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि लोन पे कौन सी बड़ी दिक्कत है, लिया तो, खरीदा तो, ना उसकी ईएमआई तो चुका ही रहे ना। चुका ही रहे, तो पैसा तो यूएस दे रहे हैं। यूएस भी पूरी कहानी चुका रहा है। अब उसी को जब आप डाइसेक्ट करते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हमारे यहाँ की पर कैपिटा क्या है, फिर वो डिबेट वहां चली जाती है कि आपके यहाँ की एवरेज पर कैपिटा $3000 है 2600 साल ही है भर। बल्कि। तो हाँ। फिर कम ही है ना बहुत। हम्म। आपके यहाँ की जो 70-80% पॉपुलेशन है उसकी उतनी सैलरी नहीं है। तो जो जेनजी इस समय है वो लोन लेके कर रही है, उसकी उपयोगिता हो या ना हो, लेकिन वो लेके कर रही है। तो इकोनॉमिक में एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक में कि आप कैपिटल एसेट ले रहे हो, उससे कर क्या रहे हो। आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन लिया, किस लिए लिया? रील देखने के लिए लिया है क्या? उसका क्या यूज क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव है उससे कि नहीं है? क्या जनरेट कर रहे हैं आप रील देखने के लिए ले रहे हैं, या मैं बहुत अच्छी फोटो खींचूंगा। रील इकोनॉमी बन गई हमारे यहाँ, जिसको क्रिएटर इकोनॉमी कह रहे हैं। बुरी बात नहीं है, मैं खुद ही देखो यूट्यूब चैनल हम लोग भी चला रहे हैं, लेकिन आप उससे क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसका कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। तो वो इस सेंस में कि हम अमेरिका को एकदम टाइट कर देंगे, घुटनों पे ले आएंगे और हम बताएंगे कि अमेरिका की हैसियत क्या है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप हर जो है ना कंट्री की बहुत अपनी ही, हैसियत। हमारे सारे जो बातें हैं जो मैं सोचता हूँ वो सारी खारिज कर देते हैं। अभी तो मैं सोच रहा था कि हम खुश थे कि हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है, 140 करोड़ लोग हैं। फिर दूसरा हमने कहा कि हम देश के सबसे बड़े बाजार हैं। आप दोनों ही बातों को खारिज कर रहे हैं। देखिए, एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य है अपने यहाँ, वहां से एक खबर आई है, आप पुष्टि करिएगा, मतलब कि तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने पे शायद कुछ पैसे मिलेंगे। सही तीस खबर है क्या? हजार 40,000 दे रहे हैं। ये सच है खबर क्या? हाँ हाँ, अरे अनाउंस कर दिया, क्या विधानसभा में हो गया। क्यों देंगे ये? आप अमेरिका के अलावा भी देखा कीजिए ना, देश को भी देखा कीजिए। नहीं, क्यों देंगे? मेरा तो सवाल यही है कि आप तीसरे वो चौथे कह रहे हैं कि बच्चे भाई पर आपने जो उत्तर भारत में आबादी बढ़ा रखी है ना, और वहाँ हम आबादी उसको, कम है। हाँ, तो एक बच्चा जो तीसरा बच्चा पैदा होगा उसको 30,000 रुपए पूरी लाइफ के लिए उसकी सफिशियंट है क्या? वो तो 1 साल में ही, जब वो 1 साल का होगा के लिए। तब तक वो लैक्टोजन पी के खत्म कर देगा 30,000 रुपया। उसके बाद क्या? उसके बाद चौथा पॉइंट बच्चा यहाँ पैदा पे है, कीजिए, उसको 40,000 मिलेंगे। तो तब तक महंगाई बढ़ चुकी होगी 3 साल में, तो 40,000 का लैक्टोजन पिएगा। अब पॉइंट समझिए यहाँ पे। मैंने एक जी बार आपसे डिस्कशन किया था जब मोहन भागवत जी ने कहा था जनसंख्या बढ़ाओ, तो जी हमारी आपकी इस बात पे चर्चा हुई थी कि जनसंख्या बढ़ाना भारत में जरूरी है, लेकिन आप डिलेमा में फंस गए, 150 करोड़ ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा जी। जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.9 पे आ गया है हाँ। और 2.1 चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए। अगर इस सेंस में आंध्र प्रदेश ने किया तब तो ठीक है, लेकिन खाली डेमोग्राफी इसलिए ठीक करना कि यूपी में ज्यादा सीटें हैं, आंध्रा में कम है, तो ये बहुत ही घातक है। तो दूसरा आपने जो सवाल कहा कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस पर मेरा कहना यह है कि और हमारे यहाँ ये बात सरकार ने सच कहा है। सर, ये मैं तो इसलिए खुश था
सरकार ने कहा नहीं था ये कि हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड है। बिल्कुल है, तथ्य है, ये एकदम झूठ नहीं है। ये 27-28 साल की उम्र वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। ठीक है, एकदम सही बात है। हम एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 50 करोड़ लोग 28 साल की उम्र वाले हैं। ठीक है, जी उस 50 करोड़ में 25 करोड़ महिलाएं होंगी। अपने पॉपुलेशन रेशियो 50-50 लगभग है। ठीक। तो उस 25 करोड़ महिलाओं में से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? रफली शायद 38% के आसपास। चाइना में ये 70-72% है। तो 38% लोग प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा है। वो करना चाहते लेकिन मिल नहीं रहा है। और जो हमारे इधर 25 करोड़ मेल वाले हैं, इसके पास क्वालिटी का जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। तो अब ये 50 करोड़ लोग जिनसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलना है, अगर वो कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और वो उस 80 करोड़ में भी शामिल है जो फ्री का राशन ले रहा है, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे लेंगे? ये एक सोचने वाली बात है, हर इकोनॉमिस्ट को सोचनी चाहिए कि 20 साल बाद यही 28 वाला आदमी हो जाएगा 48 का। तब इसकी प्रोडक्टिव एज नहीं खत्म हो जाएगी और पॉपुलेशन वैसे ही आपकी कम हो रही है, टीएफआर 1.9 पे चला गया है। तो आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका हमने फायदा नहीं उठा पाया, जो कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो 20, 25, 30 साल बाद, 30 इयर्स मान लीजिए, 30 इयर्स के बाद हमें उस आदमी को पेंशन देनी पड़ेगी, जैसे हम लोग जी जापान में देते हैं, जैसे जी चीन में समस्या हो गई है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे मिलेगा? नहीं तो फिर क्या रास्ता? और मार्केट का भी आपने बता ही दिया कि भाई मार्केट हमारा बड़ा है, हम तो सोच रहे बड़ा मार्केट है और नहीं, उसको बड़ा आपने कर दिया। मार्केट, देखिए, एक गांव में कॉन्सेप्ट चलता था कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हाथ होंगे तो काम करेंगे। क्या वो अमीर बने कभी? क्या वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए इसलिए पॉपुलेशन बढ़ा ली उन्होंने? ज्यादा लोगों से नहीं, गुण से होता है। गुणवत्ता बढ़ाइए आप, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर्स। 30 करोड़ लोगों का देश है अमेरिका, पूरी दुनिया में साला राज कर रहा है क्योंकि उसने क्वालिटी पे फोकस किया। चीन ने अपने यहां क्वालिटी पे फोकस किया। तो हम क्या क्वालिटी पे फोकस कर पा रहे हैं क्या? अब ये बहुत ही ऐसी चर्चा जहां पे पहुंचेगी कि ये जो हम लोग सारी चर्चा करते हैं ये सब निरर्थक है। असली चर्चा ये है कि क्या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं क्या? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे कोई होप नहीं है कि हम कोई क्वालिटी काम कर पाएंगे। नीट का पेपर हर साल लीक होता है। एजुकेशन की आपकी हालत ये है कि आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरा निजी सिद्धांत ये है कि इस देश का या किसी भी देश का टीचर सबसे सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। टीचर से ज्यादा रिस्पेक्टफुल कोई आदमी हो ही नहीं सकता समाज में, और उसको हमारे यहाँ सबसे कम सम्मान मिलता है। तो वो ऐसा घपड़ चौदस हो गई कि उसमें सब वैसे ही बन गया, टीचर भी वैसे ही हो गया। तो जिस देश में टीचर का सम्मान नहीं है, टीचर से आप सोचिए ना, वो नींव रख रहा है आपके देश की, और उसको सबसे खराब दृष्टि, उससे जनसंख्या में वो कराई जाती गणना, जनगणना करो, क्या वो रास्ते में वो एफआईआर कीजिए, सब कीजिए, राशन बनवाइए, सब काम कीजिए, प्रभात आधार फेरी निकालो, राशन बंटवाओ, खाना बनवाओ, मिड डे मील बनवाओ। ये सब काम टीचरों का है क्या? टीचर का काम है पढ़ाना और पढ़ना। ये सब छोड़ के बाकी सब काम टीचर करते हैं हमारे यहाँ। तो कोर इशू है कि आप जाके एजुकेशन पे फोकस करिए, तो न्यू से मजबूत होइए, ऊपर ऊपर से नहीं। आप R&D पर हमेशा जोर देते हैं, तो हम एक मित्र है हमारे, उनसे मैंने बात की, भाई R&D पर क्या हो रहा है, 3% पैसा खर्च हो रहा है, 5। बोले नहीं R&D पर कौन से, नीरज जी से बात करके मुझे बताना। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। उन्होंने कहा कि नीरज जी को बताना कि हम जो R&D पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो R&D का पैसा इस बात पे खर्च कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग R&D कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें R&D के नाम पर आप 4-6 लोगों को हायर करिए और उनको चीन भेजिए, देखो जाके क्या कर रहे हैं लोग। वही माल हम लाके यहाँ पे असेंबल करके बेचेंगे। तो दैट इज नॉट R&D। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी देश बड़े शक्तिशाली और महान बने हैं, उन्होंने ओरिजिनल काम किया है, और वो हमें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अगर उसके लिए हम तैयार हो जाएं,
तो मुझे लगता है कि मैं अपने यहाँ की जो स्टार्टअप इकोनॉमी है विजय जी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, बावजूद इसके कि मैं बहुत बड़ा आलोचक भी हूँ। कई बार वो बहुत गड़बड़ करते हैं तो मैं बहुत आलोचना करता हूँ, क्योंकि वहीं से कोई एक बड़ी चीज निकलेगी। उन रास्ता युवाओं निकलेगा। प्रोत्साहन दीजिए, उनको सस्ता पैसा मुहैया कराइए, उनको ईज ऑफ डूइंग करिए, सब करिए उनको, तभी रास्ता निकलेगा, वरना खाली बातों से नहीं निकलेगा। और टीचरों को सम्मान देना सीखिए, और जब आप सम्मान देंगे तो टीचर को भी एहसास होगा कि जो मुफ्त का सम्मान मुझे मिल रहा है तो इसके एवज में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। क्या दूं, क्या देना, क्या देना। एग्जैक्टली। तो सर, श्रीमद् भगवत गीता के आखिरी सत्य की तरह से अंतिम सत्य जो है, स्वामी नीरज जी क्या बता रहे हैं? अंतिम सत्य क्या है आज का? अंतिम सत्य आज का ये है कि मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, जो स्टार्टअप की कहानी है, उसमें ही इसका अंतिम सत्य। हाँ, एक लड़का है जो गंगा नदी किनारे कानपुर में जाता है, अपने दोस्त के साथ बैठा रहता है। वो देखता है कि बड़ी गंदगी है यहाँ पे, और उस गंदगी का 70% फूल पड़े हुए हैं उसमें, नदी में। लोग मंदिर में चढ़ा के फेंक देते हैं। और ये आप हरिद्वार में कहीं भी जाइए, आप नदी में लोग फूल फेंक देते हैं, और तो उससे पोल्यूशन भी होता है, गंदगी भी होती है। तो उस लड़के का नाम है अंकित अग्रवाल। उसने सोचा कि इसका कुछ किया जा सकता है क्या, नदी को सफाई करें। तो उसने बीड़ा उठाया कि इसको साफ भी करेंगे और इसका कुछ करेंगे। तो उसने उन वेस्ट फूलों को जो मंदिर में चढ़ा दिए गए, फेंक दिए गए, मंदिरों में ढेर लगे रहते हैं कोने में, उन फूलों को उठाया, प्रोसेस किया, बढ़िया से उनका अर्क वर्क निकाल के अगरबत्ती बनाई। अगरबत्ती बन गई साहब। अब बेचो इसको। कमोडिटी बिजनेस है, आसान नहीं है। कमोडिटी बिजनेस बेचना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल काम है। 10-10 रुपए की पैकेट मिलते हैं अगरबत्ती वाले। उसने बोला ये तो बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा, इतनी मेहनत भी करो, होगा नहीं कुछ। तो उसने कहा नहीं, हम इसको महंगा बेचेंगे। इसकी ब्रांडिंग उसने ऐसी की कि जो 10 रुपए वाली मिलती थी उसने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी, अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम डाले, और 100-200 रुपए में वो उसने बेचा, और उसके ब्रांड का नाम रखा फूल। तो फूल ब्रांड की जो अगरबत्तियां हैं वो 200 रुपए तक, 300 रुपए, 500 रुपए तक मिलती हैं, और साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए, जो अपने आसपास आंख कान खोलें, देखें, और उस प्रॉब्लम को बिजनेस में कन्वर्ट कर दें। तो ये है आज की ये तो अच्छी बात है। हमारे घर पर भी वो फूल अगरबत्ती के पैकेट तो रखे हुए, मुझे पता नहीं था कि ये कहानी ऐसे चल रही है। सोचिए, खुशबू तो ठीक आ रही है उसकी। हाँ, तो अब फूल 50 करोड़ का धंधा है, बना दिया लड़के ने, बेच रहा है। मतलब मेरा भी उनको नाम बता दीजिए कि हम लोग भी उनसे हैं, यूजर है उसके। अभी एक पैकेट हमने ही खरीदा था। हाँ, तो आपने कितने खरीदा? आप सोचिए, वो 10 रुपए का नहीं मिला। तो ये है कि ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और 10-20 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज की